अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज जो मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो मेहरुनिसा की कहानी पुरस्रार हवेली का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं सुना तो मैं ऊपर आई कार्ड में इसके फर्स्ट पार्ट के लिंक दे रहा हूँ, जाके जल्दी से सुन लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसका पहला पार्ट नहीं समझेंगे तो आपको ये सेकंड पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो जाकर पहले फर्स्ट पार्ट को सुन लीजिए ताकि सेकंड पार्ट आपको अच्छे से समझ आ सके। स्टोरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। आपके साथ भी कोई ऐसा रियल हॉरर या स्केरी इंसिडेंट हो चुका है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आपकी भेजी स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। तो चलें स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। तो 40 साल बाद फिर से मेहरुनिसा को उसी हवेली की तरफ वापस जाना पड़ा कि जिसके साथ उसकी बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थीं बचपन की, और वो इन 40 सालों में तकरीबन बिल्कुल उस वाक़यात के बारे में भूल चुकी थी। तो हुआ यूँ था कि मेहरुनिसा की एक फ्रेंड थी जिसके हस्बैंड जो है वो सॉन्ग वगैरह की लिरिक्स भी लिखते थे और उसका म्यूज़िक वगैरह भी डिज़ाइन किया करते थे, और वो एक अपने न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उनको एक न्यू म्यूज़िक डिज़ाइन करना था और म्यूज़िक की थीम कुछ ऐसी थी कि म्यूज़िक विलेज टाइप था, ओल्ड वाइब्स थी उसके अंदर। तो उनको वो म्यूज़िक डिज़ाइन करने के लिए किसी ऐसे एरिया की तरफ जाना था जहाँ से उसको गांव वगैरह की वाइब आ सके। तो उनका नाम अकरम था और उनकी वाइफ जो कि मेहरुनिसा की दोस्त थी उनका नाम अलीना था। तो अलीना को मेहरुनिसा ने काफ़ी अर्सा पहले जो है वो अपने गाँव की हवेली के बारे में बताया हुआ था। ये नहीं बताया था कि उनके साथ उस हवेली में क्या हुआ था या उनके साथ क्या इंसिडेंट्स हुए थे। वैसे उसको अपने गांव की उस हवेली और अपनी ज़मीनों और जायदाद वगैरह के बारे में बताया हुआ था। तो वो बात अलीना के भी जहन में थी। तो उन्होंने अपने शोहर को कहा कि अगर वो किसी ऐसी जगह की तलाश में है कि जहाँ पर जाकर वो अपने म्यूज़िक को अच्छे से बना सकें और उनको बिल्कुल वैसी ही वाइब आ सके कि जैसा वो म्यूज़िक डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो फ्रेंड है मेहरुनिसा, उसके गांव में एक हवेली है और वो गांव काफ़ी पुरानी तर्ज का है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं कि जहां पर आप इस म्यूज़िक को अच्छे से जो है वो बना सकें, तो मैं मेहरुनिसा से बात करूंगी और मुझे पक्का यकीन है कि वो मान जाएगी और फिर हम उसके साथ वहां जाकर कुछ दिन वहां पर स्टे कर लेंगे। आप अपने म्यूज़िक को अच्छे से वहाँ पर डिज़ाइन कर लीजिएगा। तो उसका शोहर अकरम ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको वैसे भी किसी विलेज एरिया वगैरह में तो जाना ही था और इस बारे में उसको काफ़ी ढूंढना वगैरह भी था कि कौन सा विलेज इस टाइप का होगा जहाँ पर वो रहकर इस तरह का म्यूज़िक डिज़ाइन कर सके। लिहाजा उसने अपनी वाइफ को कहा कि हाँ ठीक है, तुम कल ही जाके अपनी फ्रेंड मेहरुनिसा से बात करो इस बारे में। तो अलीना अगले ही दिन मेहरुनिसा के पास गई और उससे कहने लगी कि तुमने मुझे एक दफ़ा बताया था ना कि तुम्हारे गांव में एक हवेली है। मेहरुनिसा हवेली का नाम सुनकर एक दफ़ा बिल्कुल चौंक गई, क्योंकि वो काफ़ी अरसे बाद उस हवेली का नाम सुन रही थी और वो उसके बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। तो उसने कहा हाँ मैंने तुम्हें बताया था, क्यों क्या काम है। तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड को एक न्यू म्यूज़िक डिज़ाइन करना है और वो थोड़ा विलेज टाइप का म्यूज़िक होने वाला है, उसमें ओल्ड वाइब्स हैं। तो उनको किसी विलेज वगैरह में जाकर जो है उस म्यूज़िक को डिज़ाइन करना है ताकि वो अच्छे से उस एनवायरनमेंट के अंदर जा सकें और म्यूज़िक को और अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। तो ऐसा करते हैं कि तुम भी हमारे साथ ही चलो, 15 से 20 दिन वहाँ पे रहेंगे। तुम भी जो अपने स्ट्रेसफुल वर्क से जो है थोड़ा रेस्ट कर लेना, मेरे हस्बैंड वहाँ पे अपना काम कर लेंगे और हम दोनों वहाँ पर इंजॉय कर लेंगे। तो मेहरुनिसा के जहन में वही बचपन की तमाम यादें दोबारा से गर्दिश करने लगी और वो अपनी फ्रेंड अलीना को कहने लगी कि मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हें वहाँ जाना ही है तो तुम अपने हस्बैंड के साथ अकेली चली जाओ, मैं वैसे भी थोड़ी बिज़ी हूँ, अपने आर्टिकल्स वगैरह पर वर्क कर रही हूँ, तो तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन अलीना ने उसको काफ़ी इंसिस्ट किया कि तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे जो हस्बैंड है वो तो अपने म्यूज़िक को डिज़ाइन करने में बिज़ी होंगे
तो मैं वहाँ पर बोर ही हो जाऊँगी, तो हम दोनों होंगे तो कम से कम गाँव को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ बिज़ी रहेंगे, तो मुझे भी बोरियत का ज़रा एहसास ना होगा। लिहाजा अलीना ने किसी तरीके मेहरुन्निसा को मना ही लिया और वो 2 दिन बाद जो है वो उस गांव में जाने के लिए रेडी हो गए। अकरम ने अपने तमाम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को पैक किया। इन लोगों ने अपनी तैयारी की और अपना सारा सामान गाड़ी में रखा और उस गांव की तरफ रवाना हो गए। अब जैसे ही मेहरुन्निसा उस गांव की तरफ जा रही थी, वो भी 40 साल बाद, तो उसके जहन में वही तमाम वाक़यात दोबारा से आ रहे थे। उसने अपने माइंड को उधर से डाइवर्ट करने की कोशिश की और ख़ुद को अलीना के साथ बातों में गुम करने की कोशिश की ताकि वो ख्यालात उसके जहन में दोबारा ना आए। और तकरीबन 5 से 6 घंटे की मुसाफरत के बाद गांव के अंदर पहुंच गए थे। वो अपनी हवेली के दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। अकरम वो गांव देखकर काफ़ी खुश हुआ था। वो तकरीबन शाम के 4 बजे का टाइम था और सूरज हल्का हल्का गुरूब हो रहा था। अकरम को उस गांव में से बिल्कुल वही वाइब्स आ रही थी कि जिस टाइप का उसने म्यूज़िक डिज़ाइन करना था, और वो बहुत ज़्यादा खुश था। हवेली के बाहर पहुंचते ही उनके जो मुलाजमीन थे, जो कि हवेली की टेक केयर किया करते थे और हवेली के केयर टेकर थे, वो गाड़ी के बाहर आते ही और गाड़ी के हॉर्न करते ही बाहर निकले। 2 मुलाजिम बाहर निकले जो गेट के पास ही बैठे हुए थे। वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और वो मेहरुन्निसा को देखकर उनको पहचान ना पाए कि ये कौन है। तो मेहरुन्निसा ने उनको अपना तारुफ करवाया, तो वो उनके आने पर काफ़ी खुश हुए और कहने लगे कि 40 साल से इस तरफ का किसी ने रुख ही नहीं किया। तो मेहरुन्निसा ने उनको बताया कि उसके वालिदैन की वफ़ात हो चुकी है काफ़ी अर्सा पहले ही, और उसके बाद उसने शादी ही नहीं की, और ये भी इत्तेफाक से उनका अब दोबारा चक्कर लगा है यहाँ। ये कहकर वो लोग हवेली के अंदर चले गए और गाड़ी को एक जगह पार्क कर दिया। अकरम और उसकी वाइफ अलीना हवेली को एक्सप्लोर कर रहे थे और उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि वो ऐसे गांव वाली साइड पर पहले कभी नहीं गए थे। लेकिन मेहरुन्निसा की नज़रें उसी खादमा को ढूंढ रही थी कि जिसके साथ बचपन में उसकी कोई अच्छी यादें नहीं थी, लेकिन वो उसको खादमा कहीं नज़र ना आई। बाकी 3-4 मुलाजमीन नज़र आए। वो भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनमें से एक मुलाजमा बिल्कुल नई थी और वो काफ़ी यंग भी थी। तो मेहरुन्निसा बाकी सबसे पूछने लगी कि ये कौन है और वो खादमा कहाँ गई। तो उन्होंने कहा कि उस खादमा की तो वफ़ात हो चुकी है और ये उसी की भांजी है। ये सुनकर मेहरुन्निसा काफ़ी चौंक गई क्योंकि जब वो पिछली दफ़ा आई थी तो तब उसकी कोई भांजी वगैरह वहाँ पर नहीं थी। तो फिर वो पूछने लगी कि उसकी भांजी आई कहाँ से है। तो मुलाजमीन ने उनको बताया कि उस खादमा से पहले भी एक खादमा थी जो कि उसकी वालिदा थी, और उनसे पहले भी जद्दी पुश्ती यहाँ पर उनके मुलाजमीन चलते आ रहे हैं। लिहाजा उसने अपनी वफ़ात से पहले अपनी भांजी को यहाँ पर बुला लिया था ताकि वो इस हवेली की खिदमत कर सके। मेहरुन्निसा को उसकी भांजी से भी बिल्कुल वैसे ही वाइब्स आ रही थी जैसी उस खादमा से आया करती थी। लिहाजा मुलाजमीन ने उन तमाम के कमरों को तैयार किया। अकरम के लिए मेहरुन्निसा के दादा के कमरे को तैयार किया गया और वो उसी कमरे में अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर और अपना सारा सामान लेकर उस कमरे में चला गया। क्योंकि उसको अपने म्यूज़िक पे वर्क करना था, तो इसलिए जो उसकी वाइफ थी अलीना, वो भी मेहरुन्निसा के साथ उसके कमरे में रुक गई ताकि उसका शोहर जो है वो बिल्कुल ईजी होकर रिलैक्स होकर अपने म्यूज़िक को डिज़ाइन कर सके। उस रात तो अकरम ने कोई काम ना किया और मेहरुन्निसा और अलीना भी काफ़ी थक चुकी थी, तो इसलिए वो लोग खाना खाकर जल्दी ही सो गए थे। अगले दिन वो सुबह सुबह ही उठ गए थे। सुबह सुबह उठकर अकरम अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर और अलीना और मेहरुन्निसा को साथ लेकर एक नहर के किनारे चले गए। अकरम वहाँ बैठकर अपने म्यूज़िक पर काम करने लगा और मेहरुन्निसा और अलीना जो है वो उस माहौल को एंजॉय करने लगे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और वो खाने पीने का सामान भी साथ लेकर गए थे और उनको गांव में इस दफ़ा काफ़ी मज़ा आ रहा था। मेहरुन्निसा भी इस दफ़ा अपने गांव में काफ़ी एंजॉय कर रही थी। उनको उस गांव में 3 से 4 दिन हो चुके थे और उनके साथ अब ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। लिहाजा मेहरुन्निसा ने उस तमाम बचपन के वाक़यात को अपना बचपना समझा और सोचा कि तब मैं बहुत छोटी थी, तो हो सकता है कि मेरा जहन ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहा था, और ऐसा था कुछ भी नहीं, और अभी तक मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो उनको अब हवेली में 5वां दिन था और मेहरुन्निसा और अलीना अपने कमरे में सोए हुए थे। लिहाजा मेहरुन्निसा को फिर से वही वाली आवाज़ें आने लगीं जो उसको बचपन में आया करती थी, और वो उन आवाज़ों को महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में थी
कि उससे उठने की ज़रा हिम्मत नहीं हो रही थी। बेशक वो उन आवाज़ों को महसूस कर रही थी, लेकिन गहरी नींद की वजह से उससे उठा नहीं जा रहा था। लिहाजा जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे और अलीना भी उसके साथ नहीं थी। वो जल्दी से उठी, मुंह हाथ धोया और अपने कमरे से बाहर निकली तो देखती क्या है कि अलीना और उसके शोहर अकरम दोनों जो है वो चेयर्स पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। और एक चीज़ देखकर उसके बिल्कुल होश उड़ चुके थे कि अकरम ने भी अपने गले में बिल्कुल वैसा ही काला रुमाल बांधा हुआ था और कोई उससे इस बारे में पूछ ही नहीं रहा था। वो जल्दी से उनकी तरफ गई और उनसे पूछने लगी कि तुमने अपने गले में रुमाल क्यों बांधा है। तो अलीना और अकरम ने उस बात का कोई जवाब ना दिया, जैसे कि उन्होंने उस बात को सुना ही ना हो, और इधर उधर की बातें करने लगे। अब मैं समझ चुकी थी कि जो कुछ मेरे साथ बचपन में हुआ था वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ना ही वो मेरा बचपना था, बल्कि वो सब कुछ रियल में हुआ था और अब फिर से वही होने जा रहा है। लेकिन इस दफ़ा मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैंने रात का इंतज़ार किया ताकि रात को देखूं कि वो करती क्या है और इस दफ़ा उसको रंगे हाथों पकड़ लूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो ये जो कुछ भी करती थी वो रात को ही करती थी, चाहे वो दूसरी खादमा थी कि जिससे सामना मेरा बचपन में हुआ था, या चाहे अब वो इसकी ये भांजी है। हम लोग रात को अपने अपने कमरे में चले गए। अकरम जो है वो मेरे दादाजी के कमरे में चले गए और मैं और अलीना अपने कमरे में, और मैं बिल्कुल सीरियस बैठी हुई थी और अलीना मेरे से काफ़ी बातें करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मैं उसको किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि मेरा ज़हन किसी और ही तरफ उलझा हुआ था। इतनी देर में अलीना जो है वो लेट गई और थोड़ी ही देर बाद वो गहरी नींद में चली गई, लेकिन मुझे नींद ज़रा नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं आवाज़ों का इंतज़ार कर रही थी। रात के 3 बज चुके थे और मुझे फिर से अब वो आवाज़ें आने लगी थी, तो मैं जल्दी से भाग के खिड़की की तरफ गई और मेरी बचपन की वो तमाम बुरी यादें ताज़ा होने लगी थी। मैंने देखा कि वो उसकी भांजी बिल्कुल उसी तरीके से खुले बाल छोड़कर हाथों को आसमान की तरफ उठाकर अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी और साथ कुछ पढ़ भी रही थी। और 1 से 2 मिनट ये अमल करने के बाद वो हवेली के अंदर गई। इस दफ़ा मैं छुप छुप के उसका पीछा करने के बजाय सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई, तो उसके होश बिल्कुल उड़ गए और बिल्कुल ऐसे डर कर बात करने लगी कि जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो मैंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्या कर रही थी। तो उसने कहा कुछ नहीं, बस मेरा अंदर दम घुट रहा था तो मैं बाहर इसीलिए चली गई थी ताज़ा हवा खाने। और जब वो बात कर रही थी तो उसकी आवाज़ के साथ साथ ऐसे लग रहा था कि कोई और भी बोल रहा हो, भारी सी आवाज़ में। पहले तो मुझे खौफ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने मुझसे इस लहजे से बात की तो मुझे काफ़ी खौफ आने लगा। लेकिन अब मेरी बातों में से खौफ ज़ाहिर हो रहा था और वो इस चीज़ को महसूस कर पा रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो जो बिल्कुल नर्वस होकर बात कर रही थी, अब वो हंसने लगी थी, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगी थी और थोड़ी ही देर बाद वो हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ ज़ोर ज़ोर का कह के लगाकर हंसने लगी थी और उसके दांत काफ़ी लंबे हो चुके थे और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं। यह नज़ारा देखकर मैं उसी टाइम बेहोश हो गई और मुझे नहीं पता कि किसने मुझे मेरे कमरे में पहुंचाया और मैं कैसे वहां पहुंची। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मेरा सर काफ़ी चकरा रहा था। अचानक से मेरे जहन में वो बात आई जो रात को मेरे साथ हुआ था, तो मैं जल्दी से कमरे से बाहर भागी। अलीना भी कमरे में मौजूद नहीं थी क्योंकि मैं बाहर जाकर देखना चाहती थी कि अलीना के शोर अकरम के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। लिहाजा जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा कि अकरम और अलीना एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि अकरम ने अभी भी वो काला रुमाल अपने गले में बांधा हुआ था और उसके मुंह की रंगत से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म में से खून का एक एक कतरा निकाल दिया गया हो। और उसकी वाइफ अलीना इस बारे में उससे कुछ पूछ ही नहीं रही थी। ताज्जुब की बात तो ये थी, और वो इसीलिए क्योंकि वो जो भी मखलूक थी वो जो है पूरे घर वालों को अपने कंट्रोल में कर लिया करती थी। इसलिए वो जो कुछ करती थी या जो कुछ लोगों की नज़रों के सामने हो रहा होता था वो उसको नज़रअंदाज कर दिया करते थे और उसके बारे में एक दूसरे से कोई सवाल जवाब नहीं किया करते थे। लेकिन शायद बचपन से ही मेरे में कुछ ऐसी खासियत थी कि उसके इस
माइंड कंट्रोल की पावर का मुझ पर कोई असर नहीं होता था और मैं ही सिर्फ उन चीज़ों को नोटिस करती थी और उनके बारे में सवाल किया करती थी। अब मैं समझ चुकी थी कि जो अकरम है इनका वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है और अगर हम ज़्यादा दिन इस हवेली में रहे तो वो ज़िंदा यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। लिहाजा मैं जल्दी से उनकी तरफ गई और उनको कहा कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है सिटी में और अगर वो काम आज ना किया गया तो मुझे काफ़ी नुकसान हो जाएगा और मेरा पूरा जो करियर मैं इतने सालों से बिल्डअप कर रही हूँ वो सारा ख़राब हो जाएगा और जो मेरी न्यू बुक पब्लिश होनी थी वो भी नहीं हो पाएगी। ये बस मैं उनको बहाना लगा रही थी कि किसी तरीके एक दफ़ा बस उनको यहाँ से ले जाऊँ तो फिर हम यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। तो अकरम ने कहा कि हाँ ऐसा करो ना, तुम लोग मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं तब तक यहीं पे हूँ। मैं तो अभी फ़िलहाल अपने म्यूज़िक पे काम कर रहा हूँ और अभी मेरा काफ़ी सारा म्यूज़िक जो है वो रहता है, तो तुम दोनों ऐसा करो कि तुम दोनों चले जाओ और जो भी तुम लोगों को वहाँ पर काम है वो सारा करके तुम लोग वापस आ जाना। लेकिन मैंने कहा नहीं, आपका हमारे साथ होना ज़रूरी है क्योंकि अलीना को जो है वो गाड़ी चलाना नहीं आती और मुझे भी आज काफ़ी थकावट महसूस हो रही है, तो इसलिए मेरे से इतना जो है लंबा डिस्टेंस कवर नहीं किया जाएगा और आगे जाकर भी मुझे जो है वो अर्जेंट काम करने हैं, तो मुझे रास्ते में भी काफ़ी थकावट हो जाएगी। तो इसलिए आप काइंडली हमारे साथ चलें और अपना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जितना भी है वो अपने साथ उठा लें। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, हम बस उधर जो भी तुम्हारा अर्जेंट काम है वो करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, वरना हमें दोबारा ये इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा अपने साथ उठा कर लाने पड़ेंगे। लिहाजा मैंने उनको किसी तरीके फ़ोर्स किया कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट भी एक दफ़ा यहाँ से उठा लें। मुलाज़मीन है, हो सकता है किसी से कोई चीज़ ख़राब हो जाए या कुछ ऐसा वैसा हो जाए और ये काफ़ी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप उनको भी साथ उठा लें। यह कहकर मैंने उनको अपने साथ जाने के लिए तैयार कर लिया। तो वो लड़की वो इस मामले से ज़रा खुश नहीं थी और उसका गुस्सा उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था। लिहाजा हमने जल्दी से सारा सामान समेटा, उसको गाड़ी के अंदर रखा और गांव से रवाना हो गए। अभी 1 से 2 मिनट का सफ़र ना किया था कि अलीना को पता नहीं अचानक से क्या हुआ। वो कहने लगी कि मेरा एक बहुत ज़रूरी सामान जो है वो हवेली के अंदर रह गया है। मैंने उससे पूछा क्या चीज़ रह गई है, तो उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। बस मेहरुनिसा को कहा कि तुम यार जल्दी से मेरे साथ हो, वो सामान उठा लाएं क्योंकि वो मेरा सामान बहुत इंपॉर्टेंट है और पता नहीं हम कब वापस आएंगे और उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होगा। लेकिन उसने अभी भी मुझे कुछ ना बताया कि वो किस सामान के बारे में बात कर रही है। लिहाजा मैंने अकरम भाई को गाड़ी मोड़ने को कहा, तो लिहाजा उसने कहा कि नहीं, हम पैदल ही जाकर ले आएंगे, गाड़ी वापस मोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप इधर ही वेट करें, बस हम दोनों अभी होकर आए, क्योंकि अभी वो हवेली से इतना दूर नहीं आए थे। तो मेहरुनिसा ने भी कहा कि चलो ठीक है कि हम पैदल ही चले जाते हैं, आप इधर ही हमारा वेट कीजिएगा। वो दोनों ये कहकर वहाँ से चली गए हवेली की तरफ और जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुँचे तो मेहरुनिसा की दोस्त अलीना जैसे बेहोशी से उठ गई हो और वो कह रही थी कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मेहरुनिसा ने कहा कि तुम्हें यहाँ से कोई अपना ज़रूरी सामान लेना था, वही तो तुम लेने आई थी और मैं तुम्हारे साथ इसीलिए आई हूँ। तो अलीना ने कहा कि ज़रूरी सामान, मुझे तो कोई सामान नहीं उठाना था, मैं तो अपना सारा सामान पहले ही समेट कर गाड़ी में रख चुकी थी। ये बात सुनकर मेहरुनिसा काफ़ी हैरान हुई और अकरम भाई के बारे में सोचने लगी जो कि गाड़ी में बिल्कुल अकेले थे। उसने अलीना को कहा कि हमें जल्दी से गाड़ी की तरफ जाना चाहिए और मेहरुनिसा ने दौड़ लगा दी। तो अलीना भी उनके पीछे भागने लगी। गाड़ी के पास जाकर वो क्या देखते हैं कि गाड़ी के अंदर अकरम भाई मौजूद नहीं थे। इस बात ने मेहरुनिसा और अलीना को बहुत ज़्यादा हैरान किया। अकरम भाई का कहीं भी नामो निशान नहीं था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी अकरम भाई का कोई नामो निशान ना मिला। मेहरुनिसा समझ चुकी थी कि अकरम भाई के साथ जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, जो उसके दादा के साथ हुआ था, जो उसके चाचू और उसके ताया अब्बू के साथ हुआ था। और अब अलीना भी बिल्कुल होश में आ चुकी थी और जो पहले किसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं कर रही थी वो भी अब हर चीज़ के बारे में सवाल कर रही थी। लिहाजा मैंने उसको काफ़ी हौसला दिया और उसको अपनी पूरी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात समझना ही नहीं चाह रही थी। तो मैं उसको लेकर वहाँ से शहर की तरफ चली गई क्योंकि वहाँ पे रुकना हमारा अब बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि हम दोनों की जान को भी ख़तरा था। और अलीना तो उस हादसे के बाद बिल्कुल एबनॉर्मल सी हो चुकी और उसका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल बिगड़ चुका था। लेकिन मैं जो कि सारे मामलात को जानती थी,
मैं इन तमाम सानहा को भुला नहीं पा रही थी, लिहाजा मैंने दोबारा से गांव जाकर किसी से इस बारे में पूछने की कोशिश करने का फ़ैसला किया कि जाकर ज़रा पूछूं तो सही कि सब कुछ क्या है और ये उस हवेली में क्या चलता आ रहा है। लिहाजा मैं दोबारा से उस गांव की तरफ गई, लेकिन मैं हवेली की तरफ जाने की बजाय अपने उस मुलाजिम के घर गई जो कि हवेली का काम 5 साल पहले ही छोड़ चुके थे। किसी तरीके मैंने उनका घर का पता किया और उनके घर गई तो उनसे सारे मामले के बारे में पता किया। तो उन्होंने बताया कि मैंने 5 साल पहले ये काम इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उस घर में जो जद्दी पुश्ती मुलाजमीन आ रहे थे, वो खादमाएँ आ रही थी, वो आदमखोर मखलूक थी जो कि खुश शक्ल और नौजवान मर्दों का खून पीकर ज़िंदा रहती थी और इसी से उनकी लाइफ बढ़ती थी। जो पहले खादमा उसके बचपन में थी, उससे पहले भी काफ़ी मुलाजमीन इस तरह के थे वहाँ पर उन्हीं के ख़ानदान से, और अब ये भांजी उनमें से आखिरी थी और उसके बाद पता नहीं अब कौन उस हवेली में आने वाला था। ये तमाम बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, तो मैं एक दफ़ा दिल पर पत्थर रखकर दोबारा से उस हवेली की तरफ गई, क्योंकि वो जिसको भी मार दिया करते थे उसकी तस्वीर उस दीवार पर लगा दिया करते थे। लिहाजा जब मैं उस हवेली के अंदर गई और घर से अंदर एंटर हुई तो मैंने देखा कि दीवार में मेरे दादा, ताया, अबू और चाचू की तस्वीर के साथ अब अकरम भाई की तस्वीर भी मौजूद थी। ये देखकर मैं काफ़ी उदास हो गई और मेरी नज़र उस खादमा पर भी पड़ी और वो मुझे देखकर शैतानी नज़रों से हंस रही थी, बिल्कुल चुप करके। ये देखकर मैं बग़ैर कुछ कहे उस हवेली से बाहर निकल आई और मेरी आंखों से आंसू जारी थे और यूं ही आंखों में आंसू लेकर गांव से शहर की तरफ रवाना हो गई। और मैंने अपने साथ हुए इन तमाम हादसात और सानहात के बारे में एक किताब लिखने का फ़ैसला किया। और ये महरून निसा की ज़िंदगी का वो कड़वा सच था कि जिसको वो अपने मरते दम तक न भुला सकी।